मैंने तो बेबाकी से ये बात कही थी इलेक्शन से पहले, आपको ध्यान होगा कि इन एसपी और डीसीओ को टिकट दे देना, इनको लड़ाना चुनाव। आपको ध्यान होगा किस तरीके से बगराड़ा गया यूथ को। और आप देखोगे जब नौकरियों की बारी आई तो जो क्लास 1 जॉब थी वो सारे आउटसाइडर को दी गई, यूपी के, और ये सारे बीजेपी के लोग पर्चियां दे के आया करते अपने रिश्तेदारों को लगाने के लिए। और मैंने ये कहा कि आप यहाँ जोर जोर से बेंच थपथपा रहे हो, मैं एक एक को रिकॉर्ड निकाल के दे सकता हूँ कि किसने अपना भतीजा और किसने अपना बेटा लगाया। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। पानी के मसले पे भी मैं बताना चाहूँगा कि जब ये तय हो गया था कि हमें हमारे हिस्से का पानी मिलेगा, आज भी जिला सिरसा के अंदर जितनी भी टेलें हैं, आप तमाम छायाकार यूट्यूब चैनल से या अपने अपने किसी चैनलों से जुड़े हुए पत्रकार बंधु हैं, आप किसी भी टेल पे जाके किसी भी किसान से पूछो भी आज तक 4 महीने हो गए, आपकी टेल पे पानी आया है क्या? कपास की बिजाई निकल चुकी है, समय निकल चुका है, बहुत से किसानों के खेत खाली पड़े हैं। मजबूरन किसानों को आज ये सोचने पे विवश मजबूर होना पड़ रहा है कि आगे ग्वार की खेती करें या कौन सी फसल करें। एक तरफ मोदी के बहुत बड़े बड़े वायदे थे कि आमदन दुगनी करेंगे, किसान का भला करेंगे, लेकिन जब से केंद्र में सरकार आई है, मैं मानता हूँ कोई भी नीति किसानों के हक की अब तक नहीं बनी है। केवल मात्र छलावा करके एक किसानों की पेंशन जो 2,000 रुपये 6,000 रुपये का बार बार एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया जाता है कि हम बहुत कुछ दे रहे हैं, 2 या 4,000 से किसान का पेट भरने वाला नहीं है। आप एक तरफ बड़ी बात करते हो कि हमने इतने 1,000 करोड़ रुपए किसानों को, इतने लाखों किसानों को दिए हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताना चाहते भी एक किसान की फसल 1 एकड़ में 1.5 से 2 लाख या 1 से 1.5 लाख की होती है, क्या वो किसान मात्र 4 या 6,000 में संतुष्टि प्राप्त कर लेगा? उसे मूलभूत सुविधा की जरूरत है, सरकार उसे पर्याप्त पानी देने का काम करे। पूर्व की सरकारों ने कभी भी सिरसा से दोकला व्यवहार नहीं किया था। आज ऐसा एहसास हो रहा है कि जब एक तरफ हम अपने हिस्से का पानी इंडियन नेशनल लोकदल लेके आई है, दूसरी तरफ जिला सिरसा की तमाम टेलें आज पानी की पूर्ति नहीं कर पा रही, किसानों की बिजाई नहीं हो रही है, किसान बहुत परेशान है। ऐसी व्यवस्था बिजली की भी है। आप निरंतर देख रहे हो कि इस साल बिजली के कितने कट लगे, क्या बिजली की व्यवस्था रही, और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। थानों में, तहसील में, हर जगह पैसे का बोलबाला है। मैं ये मानता हूँ कि जितने बुरे हाल इस दौर में हैं, इतना तो हरियाणा में किसी दौर में, किसी भी मुख्यमंत्री काल में ऐसा हाल नहीं हुआ, और कोई वाली वारिस नहीं है। जनता त्राहिमाम कर रही है, कोई सुनवाई नहीं है। लोगों को मजबूरन सड़कों पे आके अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। ऐसे हालात हरियाणा के बनते जा रहे हैं। आपका कोई सवाल हो तो बिल्कुल। आदित्य जी, आपने जो तमाम ये मुद्दे बताए हैं, इनके साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। आप ये देखो बंबू साहब कि नारायणगढ़ जो मुख्यमंत्री जहाँ से पहला चुनाव लड़ा और मंत्री बना, उसके खुद के विधानसभा क्षेत्र में जब ये सरकार ने लिकर पॉलिसी बनाई कि 2 साल के लिए ठेके देंगे, टेंडर छूटेगा, तो इतना बड़ा गिरोह कुरुक्षेत्र उस इलाके में खड़ा हो गया कि उन्होंने बोली नहीं देने दी और बोली सस्पेंड करनी पड़ी सरकार को। मतलब इतना दबाव, सरकार ने तारीख बदल दी। आप ये सोचो, इसका मतलब ऐसे हालात हरियाणा में है कि गैंगस्टर्स के आगे भी सरकार ने घुटने टेक दिए। पहले तो पंजाब सरकार के आगे टेके, अब जो अंदरूनी हमारी कानून व्यवस्था है वो इतनी लाचार और लचर हो चुकी है कि उनकी धमकियां आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी कि उन्होंने व्यापारियों को धमकियां देनी शुरू कर दी कि अगर कोई बोली देगा तो अपनी जान से हाथ धोएगा। मजबूरन तौर पे कि वो बोली की डेट जो सरकार ने तय की
उस डेट को उन्होंने एक्सटेंड करवा दिया। तो आप खुद समझ सकते हो कि हरियाणा किस दौर से गुजर रहा है। इसको लेकर के और ये तो एकमात्र उनकी आपसी रंजिश है। मान लो कि वो किसी को ठेका लेने से रोक रहे हैं, लेकिन अगर यही थ्रेट उनके हौसले बढ़ते रहे तो हरियाणा के व्यापारी का क्या हाल होगा, जो शहर के अंदर बैठा है, जो अपने बच्चे पाल रहा है, जो व्यापार कर रहा है, जो अनाज मंडी में बैठा व्यापार कर रहा है, जो बाज़ारों में व्यापार कर रहा है, उन्हें थ्रेट जो है वो आम थ्रेट। तो हिसार में भी ऐसा वाक़या हुआ था, हिसार में आम थ्रेट आने लग गई थी, और अब तो ये कुरुक्षेत्र इस साइड और फैल रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल फेलियर है। और मैंने तो बेबाकी से ये बात कही थी इलेक्शन से पहले, आपको ध्यान होगा कि इन एसपी और डीसीओ को टिकट दे देना, इनको लड़ाना चुनाव, आपको ध्यान होगा। बीजेपी में थे, चाहे मैं कहीं हूँ, लेकिन मैंने बेबाकी से कही, किसी की हिम्मत नहीं है ये बात कहने की। लेकिन हरियाणा के जो हालात है, अगर हम लोग सही नहीं बताएंगे तो कौन हरियाणा की लड़ाई लड़ेगा। तो इनेलो की क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, इनेलो तो हमेशा से ही, ये कोई मैं आज की बात नहीं कर रहा, चौधरी देवीलाल जी से लेके ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह जी तक, जब कभी भी सरकार का फेलियर होता है या सरकार जुल्म और अत्याचार करती है, इंडियन नेशनल लोकदल फौरी तौर पे जो पब्लिक की ओपिनियन है, पब्लिक के जो मुद्दे हैं, उसके लिए हम हमेशा से ही सरकार के विरोध में रहे हैं। जहाँ कहीं पब्लिक का दमन होता है, जहाँ कहीं लोगों की जो भावनाएं हैं उन्हें कुचला जाता है, तो इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा सड़क पर उतरती है। आपने अभी देखा होगा जो पानी का मसला था, देखिए एक किसान की दो चीज़ों से बहुत लगाव होता है। एक, किसान का अपनी ज़मीन से बहुत लगाव होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की ज़मीनें छीनी, किसानों को बड़ा दर्द हुआ कि सस्ते दामों पे छीन के अडानी अंबानी जैसे लोगों को हज़ारों एकड़, आपने देखा होगा कि आप जब झज्जर से गुड़गांव जाते हो तो हज़ारों किले सस्ते दाम पे लेके उन्हें महंगे दाम पे बेचने का काम किया। कितनी पीड़ा उन किसानों को उस वक़्त हुई होगी। और दूसरी, किसान की जो है वो पानी है, उसकी जो सबसे प्यारी चीज़ ज़मीन और पानी। आज हमारा पानी भी हमसे छीन लिया गया है। आज जो किसान है वो किसकी ओर झांके, किसकी ओर देखे, उसको केवल एकमात्र जो चीज़ दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है चौधरी अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल, जो उन्हें इस बात पे गर्व भी है किसानों को कि जब किसान के ऊपर अत्याचार जुल्म होने लगे तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा और लंबा एजिटेशन चला था किसान आंदोलन। धरती में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो हिंदुस्तान है, और इस कंट्री के अंदर लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट जो किसान एजिटेशन था वो दुनिया का सबसे बड़ा एजिटेशन था। उस एजिटेशन में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफ़ा दिया था। आप भी इस बात के गवाह हो। उन्होंने चुनाव लड़ा और लोगों ने साथ दिया, और वो एक ऐसी लड़ाई थी जो एक मैसेज था पूरी कम्युनिटी के लिए कि अगर आज भी कम्युनिटी नहीं उठेगी, किसान वर्ग नहीं उठेगा, तो आगे किसानों के साथ क्या हालात होंगे, इसको आप जो कानूनी व्यवस्था उसके साथ जोड़ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने तो एक ही बात सोच रखी है, इस बीजेपी की छुट्टी करो। सारे परेशान हैं, किसान परेशान है, यूथ परेशान है, किस तरीके से बगराड़ा गया यूथ को। और आप देखोगे जब नौकरियों की बारी आई तो जो क्लास 1 जॉब थी वो सारे आउटसाइडर को दी गई, यूपी के और हरियाणा से बाहर के लोगों को भर्ती किया गया। और हम हरियाणा के जो नौजवान हैं उन्हें रोज़गार निगम का चुन दिया गया। MA PhD वाले बच्चे जो है वो गिलास का पानी देते हैं, PN का काम करते हैं। हमारी सोच को दबाने का, हरियाणा की सोच के जो नौजवान थे उनकी सोच बहुत शिखर की सोच थी। जब भी केंद्र में सत्ता आई, हरियाणा के नौजवानों का, हरियाणा के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चौधरी देवीलाल जी एक छोटे से गांव चौटाला से उठ के जिन्होंने हिंदुस्तान का तख्ता पलट किया, वो केवल मात्र अकेले ने नहीं किया, पूरे हरियाणा के लोग जुटे उनके साथ और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को घुमाने का काम किया, बदलने का काम किया। तो हरियाणा के तो जागरूक लोग हैं, और ये कहीं ना कहीं भयभीत है कि दिल्ली के नज़दीक हरियाणा लगता है, तो हरियाणा के लोगों की जो सोच है, जो मजबूत सोच थी, उसे किस प्रकार से कमज़ोर किया जाए, किस प्रकार से उसको कुचला जाए, ऐसा षड्यंत्र नौजवानों के साथ भी रचा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कई बच्चों को तो इन्होंने घर भेज दिया, जो रोज़गार निगम में भर्तियां की थी। कोई टीचर लगाया था, कोई आपके जेई लगे थे पंचायती राज में, कोई जेई लगे पब्लिक हेल्थ में, या कोई छोटे छोटे जॉब्स पे उनको लिया गया। और ये बारंबार
हथेली पीटते हैं इसमें जाके आपके विधानसभा में, बेंचों को थपथपाते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। मैंने स्वयं खड़ा होकर विधानसभा में एक बात कही थी और ऑन रिकॉर्ड कही थी और आज फिर कहता हूँ। बीजेपी हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल की अलायंस पार्टी रही है। 1970 में चौधरी देवीलाल जी की सरकार में बीजेपी सहयोगी थी। जब जब भी चुनाव हुआ सहयोगी, बीच में 2 ऐसे चुनाव थे कि बीजेपी और लोकदल अलग अलग लगे। और ये जब भी लोकदल की सरकार बनी, चाहे चौधरी देवीलाल की बनी और चाहे 5 बार ओम प्रकाश चौटाला जी बने, ये सारे बीजेपी के लोग पर्चियां दे के आया करते अपने रिश्तेदारों को लगाने के लिए। और मैंने ये कहा कि आप यहाँ जोर जोर से बेंच थपथपा रहे हो, मैं एक एक को रिकॉर्ड निकाल के दे सकता हूँ कि किसने अपना भतीजा और किसने अपना बेटा लगाया। अगर आपका ईमान था तो उस दिन आपका ईमान बेईमान क्यों हो गया, और आज आपको ये प्रेम कैसे जग गया कि अपने तो सारे लगा लिए, रिश्तेदार भी फिट कर लिए, और अब लोगों कहते हो बिना खर्ची बिना पर्ची। तो ये पखंड भी लोगों के सामने धीरे धीरे इनका जो चेहरा है बेनकाब हो रहा है। ओम प्रकाश चौटाला जी 10 साल जेल जाके आए, वो कोई पैसे के मामले में नहीं गए थे। उन्होंने नौकरी लगाई, बिल्कुल ठीक लगाई, अपने कार्यकर्ता को लगाई, जो लोग पीढ़ियों से साथ लगे हुए हैं, पार्टी के साथ लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं। क्या उनके बच्चों को नौकरी देना गलत है? मैं तो बिल्कुल गलत नहीं मानता। हम तो ये कहते हैं हमारी सरकार आते ही हम फिर नौजवानों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे परिवार हैं गांव के अंदर, उनके बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे।